क्या हम जियोक्लिन को कंट्रोल करके जोयान को बाहर आने के लिए मजबूर करें? तभी अंगदा कहता है जॉन के ठिकाने का पता लगाने के लिए लोग पहले ही उन्हें ढूंढने के लिए लोगों को भेज चुके होंगे। ये सुनकर सामने का वो गार्ड कहता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जिसमें वो हाफ एजेंट मैन कहता है उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करो, हमें गंदे पानी में उतरने की कोई जरूरत नहीं, उन लोगों को ही आपस में लड़ने दो। ये सुनकर वो बंदा कहता है ठीक है, मैं समझ गया। जिसके बाद जुक्सी सिटी में हमें किंग हावरान का जगह दिखाया जाता है, जहाँ किंग हावरान काफी सोच विचार कर रहा होता है। साथ ही ब्लड डायमंड टोकन और ब्लड डायमंड रिंग को प्राप्त करने के बाद उसकी पावर भी काफी स्पीड से ठीक हुई थी और उसकी पावर 6 स्टार डाउडी लेवल के पीक लेवल पर पहुंच गई होती है। जिसके बाद किंग हावरान किंगली लिक्विड की बोतल को उठाकर उसे स्मेल करता है तो तुरंत ही कहता है ऐसा लगता है कि जॉन इस समय मुसीबत में है। तभी किंग मुयर भी उसके पास आकर बैठ जाती है, उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। साथियों से पता था सांगमेंग में सभी कोई जोयान को ही पकड़ना चाहता है। साथ ही जोयान शायद इन पिल्स को केवल पैसों के लिए सेल कर रहा था। जिसके बाद किंग मुयर कहती है ब्रदर मुझे लगता है मर्चेंट अलायंस जोयान को उस स्क्रोल को सौंपने, पिल्स के क्वांटिटी को रिफाइन करने और पिल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए मजबूर कर रहा है। तभी किंग हावरान कहता है इस मामले में तो मर्चेंट अलायंस हजारों सालों से सोच रहा है, ये कोई सीक्रेट नहीं है। हालांकि तब ये फॉर्मूले अपने एंसेस्टर के हाथ में थे, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। साथ ही कोई सरप्राइज नहीं कि वो हमसे चीजें नहीं ले रहा था, क्योंकि ओल्ड एंसेस्टर ने उसे वास्तव में इतनी सारी चीजें दे दी थी। तभी किंग मुयर भी कहती है ब्रदर चलो जॉन को ढूंढते हैं और उससे वो पिल फॉर्मूले को वापस ले लेते हैं, जिसके बाद हम पिल मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। और ऐसा कहते उसकी आंखें साइन हो रही होती हैं, जैसे कि उसकी आंखों के सामने ढेर सारा पैसा जमा हो गया हो। तभी किंग हावरान उसे डांटते हुए कहते बकवास, क्या तुम्हें लगता है हम ऐसा कर सकते हैं? क्या तुम एंसेस्टर की बात भूल गई? ये जो यान को ब्लड डायमंड ऑर्डर देने के लिए एंसेस्टर का इनाम था। तो तुम मुझे बताओ कि ब्लड डायमंड ऑर्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वो पिल फॉर्मूले? साथ ही जो यान को सांग मैंग ने पकड़ लिया है, हमें जो यान को बचाना है। और ऐसा किंग मुयर कहती है। तो बगल में एक एल्डर खांसते हुए कहते हैं मुझे लगता है कि जोयान काफी जिद्दी है और वो इतनी आसानी से तो पिल फॉर्मूला सांगमैंग को नहीं देगा। साथ ही मुझे लगता है न केवल जोयान मुसीबत में पड़ जाएगा, बल्कि वो एक ऐसा पर्सन भी है जो कि काफी सारी तबाही और डिजास्टर को फील कर चुका है। साथ ही उसकी नॉलेज भी काफी ज्यादा डीप है, हम उसे हल्के में नहीं ले सकते। ये सुनकर किंग हावरान के भी इंप्रेशन बदल जाते हैं और ऐसा लग रहा था कि उसने जो सोचा था सिचुएशन उससे भी ज्यादा खराब थी। इसलिए काफी देर तक सोचने के बाद किंग हावरान खड़ा होते हुए कहता है चलो चले जैन बूफान से मिलते हैं। जिसके बाद हमें मर्चेंट अलायंस के ऑक्शन हाउस का प्रेसिडेंट का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पे जैन बूफान तुरंत एक्साइटेड होकर कहता है डायमंड एम्पर यहाँ पे आए हैं, वेलकम, और तुरंत ही उन्हें स्वागत करता है। जिसके बाद वो कहता है मर्चेंट अलायंस के लोगों ने मुझे बताया कि आप ऑक्शन हाउस में भी आए थे और यहाँ पे आप अचानक ही आ गए, क्या कोई चीज हुई है? इसलिए वो कहता है मुझे नहीं पता कि डायमंड एम्पर को इतनी जल्दबाजी क्या थी जो वो मुझे खोजने के लिए इतनी जल्दी आ गए। जिसमें किंग हावरान कहता है प्रेसिडेंट ने मेरे आने के रीजन का अंदाजा लगा ही लिया होगा। हालांकि पास्ट में जो मर्चेंट अलायंस है किंग हावरान के लिए इतना ज्यादा पोलाइट नहीं था, लेकिन अब क्योंकि वो नया ब्लड डायमंड एम्पर बन गया था, इसीलिए उनके साथ पोलाइट होने उनकी मजबूरी हो गई थी। तभी किंग हावरान कहता है मैं यहाँ जो यान के लिए हूँ, और उसके बाद वो जैन बूफान को यहाँ आने का मोटिव बताता है। ये सुनकर वो तुरंत ही कहता है जो यान, क्या ये वही जो यान है जिसने आपको ब्लड डायमंड ऑर्डर दिया था? वो अब कहाँ है? डायमंड एम्पर गलत पर्सन से पूछ रहे हैं, भला मुझे कैसे पता हो सकता है जो यान कहाँ है? मैं उसे नहीं जानता। साथ ही जैन बूफान के इंप्रेशन बिल्कुल भी अनचेंज रहते हैं। ये सुनकर किंग हावरान कहता है प्रेसिडेंट जैन, आपने जिस लिक्विड को ऑक्शन हाउस में नीलाम किया है वो मेरे एंसेस्टर का एक मिस्टीरियस फॉर्मूला था, और जो यान एकमात्र ऐसा पर्सन है जिसे एंसेस्टर के रुइंस के अंदर एंटर किया था। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी इसे रिफाइन नहीं कर सकता। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप जो यान को नहीं जानते, और ऐसा कहते हो किंग हावरान थोड़ा सा सीरियस होता है। ये सुनकर जैन बूफान तुरंत ही कहता है डायमंड एम्पर ऐसा कहना गलत है। आखिरकार डायमंड एम्पर को पता होना चाहिए कि हमारे ऑक्शन हाउस में किसी से उसका ओरिजिन नहीं पूछा जाता, ना ही उसकी आइडेंटिटी को रिवील किया जाता। ये हमारा रूल भी है। साथ ही हमें नहीं पता कि वो कौन है जो ये लिक्विड लेकर ऑक्शन हाउस में आया था। ये सुनकर किंग हावरान कहता है ठीक है चेयरमैन जैन, हम भी समझदार लोग हैं, हंसने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है कि मर्चेंट अलायंस क्या सोच रहा है। मेरा डायमंड क्लेन भी मर्चेंट अलायंस में कुछ शेयर्स को रखता है, और ऐसा कहा जा सकता है कि यह मामला मेरे डायमंड क्लेन के लिए फायदेमंद है। लेकिन प्रेसिडेंट अगर इसे एक्सेप्ट नहीं करते तो मैं भी इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हालांकि कुछ बात है जो अभी भी मैं प्रेसिडेंट जैन को कहना चाहूंगा। इस टाइम पे किंग हावरान जैन बूफान से ज्यादा उलझना नहीं चाहता था। साथियों से पता था कि जैन बूफान जो यान को किसी भी कीमत में उसे नहीं सौंपेंगे, इसलिए वो बताता है जो यान के लिए मैं और मेरी डायमंड ट्राइब लालच नहीं करना चाहती। दूसरी बात, मुझे परवाह नहीं है कि मर्चेंट अलायंस जो यान के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना चाहता है। जब तक जो यान की इच्छा है तब तक सब ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब जॉन को कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करे जो वो नहीं करना चाहता। साथ ही मैं नहीं चाहता कि जॉन के साथ कोई भी दुर्घटना हो सकता है कि प्रेसिडेंट शायद नहीं जानते हो, लेकिन जो यान और मैं ब्रदर हैं। साथ ही वो मेरे डायमंड ट्राइब का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन। इसीलिए अगर मैंने सुना कि जॉन के साथ कोई भी दुर्घटना हुई
तो चाहे वो कोई भी हो, मैं दोस्त आपके मर्चेंट अलायंस पर डालूंगा और आपके मर्चेंट अलायंस के साथ मेरा डेमन क्लेन तब तक फाइट करेगा जब तक कि आपका मर्चेंट अलायंस डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। और ऐसा कहते हुए किंग हावरान काफी सीरियस होते हैं। ये सुनकर जैन वुफान स्माइल करता है और साथ ही किंग हावरान की तरफ देखते हुए सीरियस तरीके से कहता है, चिंता ना करे डेमन एम्परर, अगर जुआन हमारे पास है तो हम निश्चित तौर पर उसकी पूरी ही सिक्योरिटी करेंगे और उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। साथ ही जब जरूरत होगी तो वो डेमन एम्परर से उसकी मदद के लिए भी कहेगा। ये सुनकर किंग हावरान काफी देर तक जैन वुफान को देखते हैं और चुपचाप सिर हिलाकर खड़ा होते हुए वहां से निकल जाते हैं। किंग हावरान के चले जाने के बाद जैन वुफान तुरंत ही जेनी और ले साओ लॉन्ग को बुलाता है, जिसके बाद वो कहता है सभी लोग अब जोयान को टारगेट कर रहे हैं और हम बहुत प्रेशर में हैं, तो आप सभी लोग अपने अपने थॉट बताओ। ये सुनकर साओलोंग तुरंत ही कहता है, इसमें भला परेशानी वाली बात क्या है, बस उसे सीधे मार डालिए और उससे ओल्ड डेमन एम्परर के सारे पिल फॉर्मूले मिल जाएंगे और शायद कुछ और भी रेयर ट्रेजर्स भी हमें उससे मिल जाएं। साथ ही ले साओलोंग की आवाज काफी ज्यादा धीमी होती है। तभी जैन वुफान कहता है, नहीं, डेमन एम्परर किंग हावरान अभी अभी मेरे पास आया था, उसने कहा अगर जोयान के साथ कुछ भी हुआ हो तो डेमन ट्राइब हमसे हिसाब चुकता करेगी और कभी ना खत्म होने वाली एक बैटल स्टार्ट करेगी, इसीलिए हम वास्तव में अब केवल उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तभी जेनी कहती है, चलिए जो यान से बात करते हैं, मुझे उम्मीद है वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है। तभी साओलोंग सजेस्ट करते हुए कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्या अगर तुम जो यान होती तो तुम फॉर्मूले देने के लिए इतनी आसानी से एग्री हो जाती। तभी जेनी कहती, चलो उसे उसकी प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन के बारे में बताते हैं, जिसके बाद हो सकता है कि वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट करने को रेडी हो। तभी ले साओलोंग कहता है, क्या ये खतरनाक नहीं है, क्या आपको लगता है कि जॉन इस पर विश्वास कर सकता है, और इसके अलावा उसके पास डेमन एम्परर जैसा एक बिग ब्रदर है, उससे बात करने से काम नहीं चलेगा। दूसरी तरफ जैन वुफान जो कि चेयर पे बैठे हुए होते हैं, अचानक ही वो जब ले साओलोंग की बातों को सुनते हैं तो उनकी आंखें साइन होती जैसे उन्हें कुछ थॉट आ गया हो, जिसके बाद साओलोंग कहते हैं, मुझे अभी याद आया, क्या पिल पवेलियन की मीटिंग पहले ऑर्गेनाइज नहीं होने वाली है, मुझे लगता है कि जोयान वहां पे जाना चाहता होगा, इसीलिए हम वही करेंगे जो हम कर सकते हैं। जोयान को आप पिल कंपटीशन के बारे में बताएं, मुझे लगता है कि वो भी वहां पे जाएगा, ऐसा कोई अल्केमिस्ट नहीं होगा जो इसे छोड़ना चाहेगा। तभी ले साओलोंग तुरंत ही कहता है, प्रेसिडेंट ये अच्छा थॉट है, लेकिन मुझे चिंता है कि अगर जोयान के लिए सिचुएशंस कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई तो क्या होगा। तभी जेनी भी अपने थॉट को रखते हुए कहती है, सिचुएशन चाहे कितनी भी हाई क्यों ना हो, ये सिर्फ एक सिचुएशन है और प्रॉफिट से ज्यादा कुछ भी नहीं, वो भी पिल मार्केट के प्रॉफिट के कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं। तभी जैन वुफान कहता है, जेनी तुमने सही कहा, ये छोटी लड़की वास्तव में बड़ी हो गई है, तो अब हम जोयान के जगह को प्रोटेक्ट करेंगे ताकि कोई गलती ना हो। हालांकि जब सभी आर्मी सांगमैंग में जोयान को ढूंढ रही होती है तो जोयान को सेव करने के लिए सांगमैंग के पीछे एक हिडन रूम की व्यवस्था कर दी गई होती है। साथ ही रूम के अंदर एक छोटा सा बार होल था जो सीधा ही जेनी के ऑफिस रूम तक जाता था, जिसके कारण किसी भी परेशानी और छिपे हुए खतरे को कम किया जा सकता था। दूसरी तरफ जोयान भी इस अरेंजमेंट से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड था। हाँ भाई, होगा भी, जोयान के रूम का जो बारमोल है जेनी के रूम से जो जोड़ दिया गया है, अब और चाहिए भी क्या बंदे को। सती जॉन को इस खतरनाक सिचुएशन के बारे में पहले ही पता था, लेकिन उसके पास यही एकमात्र रास्ता भी था अपने एल्केमी स्किल को सुधारने का, इसलिए वो बाहर की हर एक चीज को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो केवल यहाँ पे ही प्रोटेक्ट था। इसलिए जोयान इस रूम के अंदर पिल रिफाइनमेंट में पूरी तरीके से डूबा हुआ होता है और इस बैच को रिफाइन करने के बाद इसे ऑक्शन हाउस में सेल किया जाएगा, नए बैच को फिर से रिफाइन किया जाएगा। साथ ही लॉन्गी भी पिल लाइटिंग को अब्सॉर्ब करता जा रहा होता है और उसकी ताकत तेजी से बढ़ती जा रही होती है। दूसरा ब्लड स्प्रेड आर्ट को कल्टीवेट करते हुए जू युमिंगलिन बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता और जॉन की स्पिरिचुअल पावर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही होती। साथ ही इस टाइम के दौरान जोयान ने रुक रुक कर किंगलिन लिक्विड और कोई रिकवरी पिल के इंग्रेडिएंट को भी इकट्ठा किया था और देखते ही देखते आधा साल बीत जाता है, जिसके बाद शांत आंगन में एनर्जी की एक तेज वेब रिलीज होती है। बाहर कमरे के पेड़ के बाहर पत्ते, सूखे पत्ते गिर रहे होते हैं। जो यान के माथे पे पसीना होता है और वो उदास तरीके से अपने कुलड्रोन के अंदर इंग्रेडिएंट्स को राख में बदलता हुआ देखता है, जिसके बाद जॉन कहता है, आखिरी स्टेप में मैं आखिरकार सफल क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, ऐसा क्यों लगता है कि मुझ में अभी भी कुछ कमियां हैं। पिल कंपटीशन को जल्द ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा और सारे ही पीक अल्केमिस्ट वहां पे इकट्ठा होंगे, मुझे उसके लिए खुद को जल्द से जल्द रेडी करना होगा। जिसके बाद जोयान सारे ही रिफाइंड पिल्स को उठाकर जेनी के रूम में पहुंचता है। तभी जेनी कहती है, माय लॉर्ड, एल्केमिस्ट मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, क्या आप भी वहां जाने की स्ट्रेटजी बना रहे हैं। जिसमें जॉन कहता है, मैं जाना तो चाहता हूँ। तभी जेनी कहती, तो क्या आप हमारे साथ चलना चाहेंगे, और जॉन को इनवाइट करती है। ये सुनकर जॉन कहता है, तब तो फिर मुझे मिस जेनी को परेशान करना ही होगा, और जॉन इसके लिए एग्री होता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि पिल मीटिंग को कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाना है। लेकिन जेनी और बाकी लोगों के साथ उसे इन चीजों को ढूंढने में काफी आसानी हो सकती थी। जिसपे वो कहती है, तब तो मुझे कुछ गलत फील होगा, यंग मास्टर की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए उन्हें मेरे ग्रुप के अंदर ही रहना चाहिए।
तो क्या आप एग्री हैं? जिसमें जॉन कहता है कोई बात नहीं, जिस पर वो कहती है ठीक है तो हम कल चलते हैं। साथ ही काफी लॉन्ग टाइम से पिल को रिफाइन करते हो आप थक गए होंगे, इसलिए आपको जाकर आराम करना चाहिए, ऐसा कहते हुए जेनी स्माइल करती है। तो जॉन कहता है ठीक है चलो कल चलते हैं, और इसके बाद सीधा ही वहाँ से निकल जाता है। साथ ही जॉन मुड़ने से पहले तुरंत ही कहता है मिस जेनी अब से आप मुझे जोयान कह सकती हैं। जिसमें जेनी भी स्माइल करते हुए कहती तो ठीक है फिर तुम भी फ्यूचर में मुझे मिस नहीं कहोगे, तुम मुझे जेनी कहकर बुला सकते हो। जिसपे जोयान रिस्पेक्टेडली सिर हिलाते हुए वहाँ से चला जाता है बार्म होल की हेल्प से। और जॉन को जाता हुआ देखकर जेनी का पूरा ही चेहरा रेड हो गया होता है और वो खुद से बुदबुदाते हुए कहती है जियोयान। जिसके बाद हमें मॉर्निंग में जुक्सी सिटी दिखाई जाती है और जुक्सी सिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। आज हर तरफ सड़कों में लोगों की हलचल होती है, लोग भरे हुए होते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे होते हैं, शोर शराबा चारों तरफ फैला हुआ होता है। साथ ही टाइम टाइम पर यहाँ पे काफी अजीब कपड़े पहने हुए लोग भी होते हैं जो कि काफी अलग अलग एरिया से आए हुए होते हैं। साथ ही काफी अलग अलग छोटी छोटी टाइप्स के भी लोग होते हैं जो कि जुक्सी सिटी के अंदर पिल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। आखिरकार डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर एल्केमी हॉल और एल्केमी मीटिंग का काफी अच्छा इफेक्ट था और लगभग हर कोई चाहे वो एल्केमिस्ट हो या नहीं वो इस आइकॉनिक माहौल को देखने जाना ही चाहता था। साथ ही एल्केमी पैलेस का जो ओकेजन था वो टीयर सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया होता है और पिल पैलेस को भी जुक्सी सिटी में टीयर सिटी में ही ट्रांसफर किया गया था। साथ ही जुक्सी सिटी के काफी सारे मेन एरियाज में काफी सारे बार्म होल क्रिएट किए गए थे जो कि सीधा ही टीयर सिटी की तरफ जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ जॉन सुबह जल्दी उठता है और अपने ब्लड स्प्रिट आर्ट को एक्टिवेट करते हुए अपना कल्टीवेट करता है और पावर रिकवर करने के बाद जॉन सीधा ही जेनी के ऑफिस रूम में पहुंच जाता है। जज जेनी और ले साओलोंग जोयान का ही वेट कर रहे थे। तभी जेनी जोयान की तरफ देखते हुए तुरंत ही कहती है ठीक है तो चलो अब चलते हैं। इस टाइम पे जेनी उसने डीप रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई होती है जिसमें जेनी काफी ज्यादा हॉट लग रही थी। साथ ही ये फिटिंग में काफी टाइट होती है जिससे जेनी के सारे ही कर्व्स दिख रहे होते हैं। और इस टाइम पे जोयान जेनी और ले साओलोंग के पीछे पीछे चल रहा होता है और जल्दी वो तीनों लोग रूम से बाहर निकलते हैं और ले साओलोंग एक गेट को ओपन करता है जहाँ पे एक बार्महोल दिखाई देता है और ये बार्महोल सीधा ही टीयर सिटी की तरफ जा रहा होता है। जिसके बाद जेनी सीधा ही अंदर आते हुए कहती है चलो चलते हैं। और जैसे ही जोयान अंदर कदम रखता है तो एक स्ट्रॉन्ग सक्शन फोर्स जनरेट होता है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और थोड़ी देर बाद उनकी आंखों के सामने एक लाइट की रेस दिखाई देती है और जॉन को तुरंत ही शोर शराबे वाली आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जिसके बाद वो लोग टीयर सिटी के बाहरी स्थान पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद तीनों लोग बाहर आते हुए तुरंत ही आगे की तरफ शहर की तरफ उड़ जाते हैं। साथ ही दूर से उन्हें हल्के ब्लू कलर के स्टोन से बना हुआ टीयर सिटी दिखाई देता है और उसके सामने का एक स्पेशल टावर। साथ ही टीयर सिटी के हर एक डायरेक्शन में काफी सारे रजिस्ट्रेशन ऑफिस होते हैं। स्वाभाविक तौर पर पिल पैलेस के ओकेजन में पार्टिसिपेट करना इतना भी फ्री नहीं था। तभी जेनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जोयान की नजरों को देखती है तो वो तुरंत ही स्माइल करते हुए कहती है चिंता ना करो, हमने पहले ही आपके लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कर दी है। जिसपे जॉन काफी ग्रेटफुल तरीके से उसे देखता है क्योंकि उसने उससे इतनी हेल्प की उम्मीद नहीं की थी। जिसके बाद वो तीनों लोग काफी स्पीड से उड़ते हुए सिटी गेट की तरफ पहुंच जाते हैं। जिसके बाद जोयान जेनी और ले साओलोंग सीधा नीचे आते हैं तो तुरंत ही आसपास की काफी सारी नजरें जेनी की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती हैं। जिसके बाद चारों तरफ देखते हुए पता चलता है कि सीधी सड़क में काफी सारी दुकानें थी। हालांकि यहाँ पे ताओबाओ मार्केट जितने लोग नहीं थे लेकिन यहाँ पे सामान की क्वालिटी ताओबाओ मार्केट के कंपैरिजन में ज्यादा थी। लेकिन ये मर्चेंट अलायंस से सच में काफी दूर थी। साथ ही साथ जो पिल पैलेस की आइकॉनिक मैटिक थी इसे कला ऑर्गेनाइज किया जाना था। इसीलिए जोयान और बाकी सभी लोग कुछ देर के लिए इन सड़कों पर टहलते हैं और आसपास की दुकानों में सामान देखते हैं। साथ ही जोयान को इन चीजों को देखते हुए जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता। जॉन ने केवल कुछ नेकलेस और गहने खरीदे हुए होते हैं जो कि उसने जियो कुई के लिए खरीदे थे। साथ ही ये जो नेकलेस थे ये काफी ज्यादा हाई लेवल के लग रहे होते हैं और इसके अंदर जड़ा हुआ हर एक क्रिस्टल काफी अजीब तरीके से शाइन कर रहा होता है और काफी आइकॉनिक लग रहा होता है जो कि वास्तव में खूबसूरती को बढ़ा सकता था। साथ ही अपने हाथों में इन नेकलेसेस को देखकर जोयान के दिमाग में तुरंत ही यूनार और काइलिन की इमेज आ जाती है। साथ ही जेनी को भी नहीं पता था कि वो जोयान के बगल में कब से खड़ी है, इसलिए वो जॉन को टोकते हुए कहती है यंग मास्टर क्या है आप ये जो नेकलेसेस हैं अपनी सिस्टर के लिए खरीद रहे हैं। ये देखकर जॉन थोड़ा सा एम्बेरस होता है और जॉन को एम्बेरस देखकर जेनी भी अचानक से हंसने लगती है और इसके बाद वो कहती है ठीक है तुम्हें एम्बेरस होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे साथ मजाक कर रही है, बुरा मत मानना। जिसके बाद जेनी जोयान की तरफ देखते हुए कुछ सोच समझ कर स्माइल करती है और तीनों बातें करते हुए इस सिटी में पूरा आधा दिन तक ऐसे ही घूमते रहते हैं। साथ ही जेनी और साइलोंग से बात करते हुए जोयान को पिल पवेलियन के कंपटीशन के कुछ रूल्स के बारे में पता चलता है और यहाँ पे पिल फेस्टिवल में 2 टाइप की कंपटीशन ऑर्गेनाइज की जाने वाली थी। जिसमें स्टार्टिंग पिल कंपटीशन था जो स्टार्टिंग लेवल के वर्ष के लिए था और इसमें वो सभी अल्केमिस्ट जो कि डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर 500 साल से कम टाइम के अंदर हैं और सेकंड रैंक क्या की 4th रैंक के नीचे हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते थे और सीधे तौर पर ये न्यू टैलेंटेड लोगों को डायरेक्ट चूज करने का कंपटीशन था। साथ ही
बिगिनर्स पिल कंपटीशन के इस ऑक्शन में या ओकेजन में या कि जो सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने वाले सभी अल्केमिस्टों को बेहतरीन ढंग से बैचों में डिवाइड किया गया था और हर एक बैच में 100 लोग थे, जिसमें से टॉप 5 ही अगले फेज में इंटर होने वाले थे और उसके बाद हर एक फेज उसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा और अंत में 100 लोग फाइनल में इंटर करेंगे और उनमें से टॉप 3 को प्राइजेस दिए जाएंगे। जिसके बाद दूसरा कंपटीशन सबसे इंटरेस्टिंग कंपटीशन था, जिसे याओ जून कंपटीशन कहा जाता था। साथ ही दोनों कंपटीशन का जो मेथड है वो सेम ही है, लेकिन याओ जून कंपटीशन के अंदर पूरे कॉन्टिनेंट के टॉप लेवल के अल्केमिस्ट आने वाले थे, जो कि मेनलैंड के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर भी हैं और वो वहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ दिखाने वाले थे। और याओ जून कंपटीशन के कारण ही पिल पैलेस की ग्रैंड मीटिंग इतना बड़ा अट्रैक्शन बन गया था कि यहाँ पे अनगिनत अल्केमिस्ट यहाँ पे आया करते थे। साथ ही अपने टैलेंटेड अल्केमिस्ट और उनकी पावर के साथ मेनलैंड के अंदर पिल पवेलियन सच में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था, यहाँ तक कि उनकी पावर पे कोई भी सवाल उठाने की हिम्मत तक नहीं करता था। दूसरी तरफ जो यान, साओलोंग और जेनी तीनों पूरी दोपहर तक घूमते हैं। साथ ही जेनी के गाइडेंस के साथ वे लोग मर्चेंट अलायंस के क्वार्टर में पहुंच जाते हैं, जहां वो लोग आराम करते हैं। साथ ही जो यान के लिए कंपटीशन के लिए एक नंबर प्लेट भी मिली थी। तभी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इतनी बड़ी ब्रांच को यहाँ देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और खुद से ही कहता है कि इतनी बड़ी ब्रांच को यहाँ क्यों एस्टेब्लिश किया गया है। जॉन को पता था कि हालांकि जो मर्चेंट अलायंस वो काफी ज्यादा रिच सेक्ट है या कि गुट है, लेकिन इतनी आलीशान इमारत बनाना ये इतना भी आसान नहीं रहा होगा। तभी जेनी कहती है ये नए प्रमोट हुए डाउडी के वेलकम के लिए है, एक ऐसी जगह बनाई गई है, वैसे किसे और भी ज्यादा सुंदर होना चाहिए, वरना हम न्यू टैलेंटेड पर्संस को अट्रैक्ट कैसे करेंगे। जिसके बाद वो बताती है कि डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर हर जगह टैलेंटेड पर्संस की रिस्पेक्ट की जाती है और सभी लोग यहाँ पे एक दूसरे से कॉम्पिटिट कर रहे हैं। साथ ही साथ हर कोई यहाँ कॉम्पिटिट करता है, तो जिसके पास जितने ज्यादा टैलेंटेड पर्सन होंगे उसकी फैमिली उतनी पावरफुल होगी। इसीलिए यहाँ पे हर एक फैमिली अपने आप को आगे रखने की कोशिश करती है। हालांकि जिनके पास फैमिली होती है उन्हें अपने क्लेम द्वारा ले लिया जाता है, लेकिन जिनके पास कोई फैमिली नहीं होती वो वास्तव में किसी न किसी सेक्ट को ज्वाइन करने के बारे में सोचते हैं। साथ ही साथ जो भी लोग अलग अलग ग्रुप में शामिल होते हैं तो उन्हें एक स्ट्रॉन्ग आर्मर दिया जाता है, जो कि बारमोल की प्रेशर को झेलने में उनकी मदद कर सकता है। ये सुनकर जो यान को भी समझ में आता है कि कोई आश्चर्य नहीं, जब वो टीयर सिटी और मोयुन टाउन आया था तो इतने सारे लोगों को आर्मर पहने हुए देखा था। जिसके बाद जॉन कहते तो ये लोग अब इन आर्मर्स को क्यों नहीं पहनते। उसे पता था इन आर्मर्स की हेल्प से डिफेंस को और भी ज्यादा इंकरेज किया जा सकता था। तभी जेनी कहती है ये आर्मर्स बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, ये मेटल से बने हुए आर्मर केवल डाउडी लेवल के पावर हाउस को रोक सकते हैं। साथ ही वास्तव में हाई लेवल के आर्मर हाई लेवल के मॉन्स्टर बीस्ट की स्किन और साथ ही साथ बोन्स से बनाए जाते हैं, जिससे जो यान भी समझ जाता है और शेरे लाते हुए कोई भी क्वेश्चन नहीं करता। जिसके बाद वो तुरंत कहता है मुझे अब जाकर पिल कंपटीशन के लिए तैयारी करनी चाहिए और अपने रूम में जाकर जॉन कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद जॉन ब्लड स्प्रेट आर्ट को एक्टिवेट करता है और इसके साथ कल्टीवेट करता है, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पावर में कोई भी सुधार नहीं हो रहा होता। जिससे जॉन थोड़ा सा हेल्पलेस होकर अपना शेर लाते हुए कहता है ऐसा लगता है कि ब्रदर किंग ने सही कहा था, जब तक मेरे पास घोस्ट सोल मैं रिफाइन नहीं कर लेता तब तक ये ब्लड स्प्रेट आर्ट मेरे किसी काम की नहीं और इसके हेल्प से मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर को नहीं बढ़ा पाऊंगा। जिसके बाद जॉन ओरिजिन कुई को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि जब जॉन कल्टीवेट कर रहा होता तभी सिटी के अंदर अजीब सा फ्लक्चुएशन होता है और इसके बाद मर्चेंट अलायंस के सदे धजे लोगों का एक ग्रुप अपेयर होता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल और से भरा हुआ होता है। और इस मर्चेंट अलायंस के ग्रुप को लीड करने वाला पर्सन चेयरमैन जेन बुफान होते हैं और उनके ग्रुप के अंदर एक ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए पर्सन होता है, जिसकी शक्ल साफ दिखाई नहीं दे रही थी। और जैसे ही मर्चेंट अलायंस के चेयरमैन सामने आते हैं तो तुरंत ही काफी लोगों का ध्यान उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। जिसके बाद जैन बुफान अपनी टीम को लीड करते हुए टीयर सिटी की तरफ पहुंच जाते हैं। हालांकि सभी की नजरें जैन बुफान पर नहीं बल्कि उस काले कलर के कपड़े पहने हुए पर्सन पर टिकी हुई होती है। साथ ही उस ब्लैक पर्सन का जो ऑरा होता है सभी को तुरंत ही पता चल जाता है, जो कि 3 स्टार डाउडी लेवल पर था। ये सुनकर सभी की चर्चाएं स्टार्ट हो जाती हैं कि इस तरीके का 3 स्टार डाउडी लेवल का वॉरियर जिस इतनी हाई सिक्योरिटी दी गई है वो वास्तव में कौन है। क्या ये वो पर्सन हो सकता है जिसने किंगलिन लिक्विड को और ब्लड कोई पिल को रिफाइन किया है। और इस टाइम पे कुछ ही टाइम के अंदर ये न्यूज ह्यूमन ट्राइब, डैमेज ट्राइब, मॉन्स्टर ट्राइब, शैडो लीग और पिल पैलेस जैसे सभी ताकतवर पावर हाउसेस के पास पहुंच जाती है। तभी दूर से कई लोगों की आंखें साइन होती है और वो फुसफुसाते हुए कहते हैं ब्रदर वो व्यक्ति जो यान होना चाहिए, ये सही होना चाहिए। मर्चेंट अलायंस वास्तव में इतना सुंदर है। तभी एक काफी सुंदर सी लड़की कहती है सच में मर्चेंट अलायंस तो काफी पावरफुल है और अपने बगल में लाल बालों वाले हाफेजर मैन को देखती है तो वो लाल बालों वाला हाफेजर मैन अजीब तरीके से स्माइल करते हुए उसकी आंखें सिकुड़ जाती है और आंखें साइन होती हैं। जिसके बाद वो कहता है मुझे डर है कि ये इतना भी आसान नहीं। दूसरी तरफ जॉन अपने रेगुलर टाइम पर उठता है और धक्का देकर डोर ओपन वाला स्थान है, जो कि स्पेस के भीतर की एक जगह है और इसके अंदर कई लेयर्स लगाई गई हैं और इसका स्थान का यूज पिल रिफाइनमेंट के लिए किया जाता है।
और ये पिल असेंबलिया की पिल पैलेस का ही एक ट्रेजर है। दूसरी तरफ ये ब्लू लाइट आसमान में उठते ही तेज तलवार की तरह सीधा ही वॉइड के अंदर चली जाती है, आसमान को चीरते हुए। साथ ही इस नीली लाइट के अंदर से तेज लाइट साइन होती है, जिससे सभी की आंखें चौंधी आ जाती हैं और एक अजीब आवाज के साथ ये लाइट गायब हो जाती है और एक काफी ज्यादा तेज सक्शन फोर्स जनरेट होता है, जो कि सभी को अचानक से अपने अंदर खींच लेता है और ऐसा लगता है जैसे टीयर सिटी कहीं गायब हो गई हो। जिसके बाद सभी लोग ग्रेन स्पेस या किसी स्पेस में चले गए होते हैं और मैदान के बाहर खुली जगह पे खड़े हुए होते हैं, जहाँ काफी शोर होता है। तभी एक आवाज आती है शांत, और ऐसा लगता है कि ये हेवन से आई हो। तुरंत ही सभी लोग कांपने लगते हैं। जिसके बाद वो आसमान में अपने ऊपर उस फिगर को देखते हैं जिसने ये बोला था, तो सभी लोग तुरंत ही शांत हो जाते हैं। साथ ही डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर पावरफुल हाउसेस में से एक डांडियान की रिपोर्टेशन को देखा जा सकता था। साथ ही डांडियान में ही पिल पैलेस था, तो पिल पैलेस की रिपोर्टेशन को देखा जा सकता था। जिसके बाद हवा के नीचे एक पावरफुल ऑरा निकलता है, जो नीचे के लोगों की तरफ आ रहा होता है, और ये कोई और शख्स नहीं बल्कि पिल पैलेस के मशहूर मास्टर होते हैं। साथ ही पिल हॉल के मास्टर के पीछे एक काफी ऊंचा स्टोन फ्लोर होता है। साथ ही इन ऊंचे फ्लोर्स के ऊपर फ्री विंग रूम होते हैं, और ये वो जगह थी जहाँ पे मेन पावरफुल पावर हाउसेस बैठकर पिल कंपटीशन देखते थे। जिसके बाद मास्टर ऑर्डर देते हुए कहते हैं, जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपनी नंबर प्लेट्स के साथ मैदान के अंदर एंटर करें। बाकी लोग अगर कुछ भी गलत करते हो तो उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी। जैसे ही डांडियान के पैलेस मास्टर अपनी बात को कंप्लीट करते हैं, कंपटीशन एरिया के सामने काफी सारी ह्यूमर फिगर्स एक एक करके बाहर निकलती हैं। साथ ही यहाँ पे काफी पावरफुल ऑरे भी होते हैं, जिनकी पावर 5 स्टार डाउडी तक पहुंच गई होती है, जिससे तो जॉन को लगभग घुटन फील हो रही होती है और अब उसे पता चलता है कि पावरफुल पावर क्या होती है। जिसके बाद वहाँ पे एक हाफेज मैन सभी लोग की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, नंबर प्लेट वाले सभी लोग गार्ड पाथ के अंदर एंटर करेंगे। 100 लोगों का एक ग्रुप होगा, जिसमें से पीक 5 नेक्स्ट फेज के अंदर एंटर होंगे और से विदाई लेते हैं। मैं आपके अच्छे ग्रेड की उम्मीद करती हूँ। आपकी सिस्टर आपकी अच्छी न्यूज की खबर का इंतजार करेगी। तभी जॉन जैनी की तरफ देखता है, इस रेड ड्रेस में जैनी बिल्कुल तबाही लग रही होती है, जिससे जोयान भी थोड़ा सा एम्बेरस हो जाता है कि ये सुंदरता तो वास्तव में एक डिजास्टर ला सकती है। दूसरा प्लेस सालोंग चुपचाप उदास होता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, यंग मास्टर कंपटीशन शुरू होने वाला है, हम केवल आपको यहीं तक भेज सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जीतेंगे। तभी जॉन भी अपने सारी थॉट को सप्रेस करता है और तुरंत ही अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है, ठीक है चलो इस कंपटीशन के बाद मिलते हैं, टाइम समाप्त हो रहा है। इसलिए जॉन उन दोनों को ग्रीट करके तुरंत ही घूमता है और कंपटीशन के एरिया की तरफ चला जाता है। मैदान के अंदर एंटर होने के बाद जॉन अपनी कंपटीशन वाली जगह पर नंबर प्लेट को फॉलो करता है और हर जगह पर नंबर प्लेट के जैसे ही एक एक नंबर लिखे हुए होते हैं और जॉन अपने नंबर को खोज लेता है। जिसके बाद जॉन अपने आसपास के कॉम्पिटिटर एल्केमिस्टों को देखता है और फिर पालथी मार कर बैठ जाता है और आराम करने लगता है और साथ साथ कंपटीशन के ऑफिशियली स्टार्ट होने का वेट करने लगता है। हालांकि जब यहाँ पे बिगिनर कंपटीशन स्टार्ट हो रहा होता है, तो दूसरी तरफ माउंटेन पीक पर याओजून कंपटीशन भी स्टार्ट होने वाला होता है। हालांकि याओजून कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की टोटल संख्या 500 से ज्यादा थी, जो कि बिगिनर्स कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में बहुत कम थी, लेकिन फिर भी उस कॉम्पिटिशन ने लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट किया था और याओजून कंपटीशन के आसपास का एरिया लोगों से खचाखच भरा हुआ होता है। जाहिर है पीक लेवल के अल्केमिस्टों की पावर को देखने के लिए हर कोई काफी ज्यादा एक्साइटेड था। साथ ही याओजून कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला हर एक अल्केमिस्ट अपनी प्रेजेंस को छुपा रहा होता है। जाहिर है वो अपनी पहचान या आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहता था। साथ ही एल्केमिस्टों की एक नॉर्मल आदत होती थी। हालांकि टाइम के एंड होने के बाद एल्केमी हॉल के ओनर और काफी सारी फिगर्स आसमान में अपीयर होती हैं, जिसके बाद वो अनाउंस करते हुए कहते हैं, एल्केमी पैलेस का ऑक्शन आइकॉनिक ओकेजन ऑफिशियली स्टार्ट होता है। हालांकि आवाज तेज नहीं थी, लेकिन इतनी पावर तो थी इसके अंदर कि सभी लोग इसे सुन सकते थे और इसी आवाज के साथ शोर शराबा शांत हो जाता है। और जैसे ही इस कंपटीशन के स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट होती है, हजारों कुलडोन एक के बाद एक सभी के सामने अपीयर होते हैं। अनगिनत फ्लेम्स अलग अलग फ्लेम में अलग रेडी हो जाता है, जिसके बाद जोयान अपने हाथों में अपनी फ्लेम को अफेयर करता है और एक अजीब सा ही टेम्परेचर चारों तरफ प्रोड्यूस होने लगता है। जिसके बाद जोयान की दोनों ही फ्लेमें युआनमू कुलडोन के अंदर चली जाती हैं। जिसके बाद जोयान अपने हाथ के एक हल्की सी लहर के साथ इंग्रेडिएंट्स को फ्लेम में लपेटकर कुलड्रोन के अंदर फेंक देता है। साथ ही जोयान अपने स्पिरिचुअल पावर से कुलड्रोन के अंदर के इंग्रेडिएंट को कंट्रोल कर रहा होता है। तभी जॉन के बगल में टोपी पहने हुए पर्सन जॉन को तिरछी नजर से देखता है, जिसने पहले ही रिफाइनमेंट को स्टार्ट कर दिया था। साथ ही वो बंदा काफी हैरान था कि बाकी सबकी फ्लेम एक जैसी थी, लेकिन जॉन की फ्लेम इतनी खतरनाक कैसे थी, जिसके टेम्परेचर के कारण उसकी फ्लेम भी डर रही होती है। साथ ही यहाँ पे टाइम धीरे धीरे बीत रहा होता है। ऊंचे मंच पर सभी लोग और एल्डर्स इस चीज को काफी इंटरेस्टिंग तरीके से देख रहे होते हैं। साथ ही किंग हावरान और किंग मुयर भी बैठे हुए होते हैं। साथ ही जो यान को देखने के लिए बड़ी उम्मीद से चारों तरफ देख रहे थे। साथ ही जो लोग इसे देख रहे होते हैं वो लोग भी काफी शांत होते हैं और बूम की आवाज के साथ कुछ दिन बीत गए होते हैं और यहाँ पे आसमान में गड़गड़ाहट के बादल छाए हुए होते हैं, जो एक थंडर ड्रैगन की तरह थे, जो बिना रुके जमीन में टकरा रहे होते हैं। और यहाँ पे पिल रिफाइनमेंट का सीन काफी आइकॉनिक होता है। दूसरा बिगिनर्स कंपटीशन, जहाँ पे चैंगमी पिल का रिफाइनमेंट काफी कठिन था,
और ये एम्परर ग्रेड की 3rd रैंक की पिल थी और एक नॉर्मल एल्केमिस्ट के लिए इतना इजी नहीं था। साथ ही जो यान के लिए भी ये काफी कठिन था। और यहाँ पे जो यान जो पिल को बनाने की कोशिश कर रहा होता है उसकी पिल एक बार फिर से राख में बदल जाती है, जिससे जॉन अपने माथे से पसीने पोंछता है क्योंकि ये 3rd रैंक का पिल वास्तव में उसके लिए काफी बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जॉन ने अभी तक रैंक 3 की पिल को कभी भी टच नहीं किया था। जिसके बाद जॉन की भौहें आखिरी सेट पर रुक जाती हैं क्योंकि 2 सेट पहले ही खराब हो चुके थे और अब जॉन के पास केवल आखिरी मौका था। जिसके बाद जॉन अपने दिमाग में पिल रिफाइनमेंट के हर एक स्टेप को याद करता है तो उसे कोई भी कमी नहीं दिखाई देती। तो उसे समझ में नहीं आता कि वो लास्ट स्टेप को कवर या कंप्लीट क्यों नहीं कर पा रहा है और हमेशा लास्ट स्टेप में क्यों वीक हो रहा है। साथ ही जॉन इसका पता नहीं लगा सका था, इसीलिए वो काफी उदास महसूस कर रहा होता है। जिसके बाद वो अपने नजरों को घुमाकर टोपी पहने हुए लड़के की तरफ देखता है जिसने अपनी जेट की बोतल में उस लिक्विड को इकट्ठा किया था जिसे उसने अभी अभी बनाया था। जिससे जॉन को ये बहुत अजीब लगता है कि इसने तो पहले ही एक पिल को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, फिर ये रिफाइनमेंट को कंटिन्यू क्यों किए हुए है। क्या ये वास्तव में पिल की क्वालिटी को बढ़ाना चाहता है या अपनी पिछली पिल की क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं है। साथ ही जॉन ने देखा था कि ये आदमी काफी ज्यादा एक्सपर्ट था और उसके हाथ में इंग्रेडिएंट बिल्कुल एक जिंदा चीज के साथ थे जिसे वो अपने थॉट के साथ हेर फेर कर सकता था। साथ ही उसकी ब्रीथ डैमेज वाली थी जिससे जॉन समझ गया था कि ये डैमेज ट्राइब का मेंबर होगा। साथ ही उसका कोल्डन काफी ज्यादा नॉर्मल लग रहा होता है। साथ ही उसके कोल्डन के अंदर एक फ्लेम होती है जो कि शायद बीस्ट फायर की तरह लग रही होती है। साथ ही जॉन ने उस पिल के लिक्विड की क्वालिटी से भी फील कर लिया था कि